हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। इस सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को करने वाले हैं और यह है क्लास 21 यानी कि 20 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत सारे एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर चुके हैं और इन एमसीक्यूज के थ्रू पूरे के पूरे सिलेबस को हम रिवाइज कर रहे थे और वही हम इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था पिछले सेशन में, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड ट्रांजैक्शन लिमिट अंडर एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म विद जीरो फी इन अ डे। ठीक है, एक दिन में जीरो फी के साथ थ्रेशोल्ड ट्रांजैक्शन कितना है पर डे। ठीक है, एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस शो होते हैं और उन्हें किया जाता है, इसे बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया है सो एज टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी। जो ट्रांसपेरेंसी है इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसे इंक्रीज करने के लिए इसे एस्टैब्लिश किया गया था। राइट, तो इस पर जो एक दिन में ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पर एक लिमिट है, एक मॉनेटरी लिमिट है और वो लिमिट इस चीज़ की है कि इससे ऊपर अगर ट्रांजैक्शंस आप करोगे तो यू विल हैव टू पे अ सर्टेन फी। तो जीरो फी के साथ कितनी लिमिट है, कितना लिमिट है कि आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पर? इज इट 1 मिलियन यूएस डॉलर, 50,000, 7.5 मिलियन यूएस डॉलर या 10 मिलियन यूएस डॉलर? सो द करेक्ट आंसर हियर इज 50,000 यूएस डॉलर्स। ठीक है, इतना तक अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर देन दैट इज फ्री। उसके ऊपर अगर आप करोगे तो देन जो है सर्टेन फी आपको पे करना होगा। राइट, तो बी इज द राइट आंसर हियर। अगर आपने बी जवाब दिया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, एंड इस क्वेश्चन को आप आंसर करने की कोशिश करिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट्स के इंटरकनेक्टेडनेस का बेनिफिट क्या है? इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब क्या है कि एक फाइनेंशियल मार्केट, लेट्स से आंध्र प्रदेश में फाइनेंशियल मार्केट है और देयर इज अ फाइनेंशियल मार्केट इन गुजरात, तो इनके बीच में कनेक्टेडनेस है, इनके बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, यानी कि गुजरात के लोग आंध्र प्रदेश के इस मार्केट से वहाँ के कमोडिटीज से लेट्स से जो है डेरिवेटिव्स खरीद रहे हैं, वो स्टॉक्स जो है खरीद रहे हैं इस तरीके से, या फिर इंडिया और यूएस के बीच में, तो इंडिया एनएसई बीएसई के ऊपर जो स्टॉक्स जो है लिस्टेड हैं उनको खरीदा जा रहा है बाय द पीपल जो कि यूएस में है। तो ये दोनों मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स आर इंटरकनेक्टेड। तो इस तरह के इंटरकनेक्टेडनेस का बेनिफिट इसमें से कौन सा है वो पूछा जा रहा है। इंक्रीज्ड मार्केट डिसिप्लिन। ठीक है, मार्केट डिसिप्लिन इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके बेसिस पर हम देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट्स इंटरकनेक्टेड होने के साथ साथ वो सही करेक्ट जो मेथड्स है उन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन ऑब्वियसली बढ़ेगा। जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सही समय पे होंगे, उनका जो अमाउंट है वो सही टाइम पे, सेटलमेंट सही टाइम पे होगा, रियलाइजेशन सही टाइम पे होगा। राइट, तो ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन को प्रमोट करेंगी। वन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। अब पूछा जा रहा है इंक्रीज्ड आर्बिट्ररीनेस। आर्बिट्ररीनेस यानी कि चीज़ों का हमें पता नहीं है क्या कैसे होगा, वो चीज़ हमें पता नहीं है। तो आर्बिट्ररीनेस एक्चुअली कम होती है क्योंकि डिसिप्लिन बढ़ रहा है और सारी चीज़ें और भी ज़्यादा फॉर्मलाइज हो रही हैं, तो आर्बिट्ररीनेस एक्चुअली कम होती है। और अगर बढ़ती भी है आर्बिट्ररीनेस तो वो एक बेनिफिट नहीं है। राइट, तो ये गलत है। इंक्रीज्ड आर्बिट्ररीनेस इज नॉट राइट। इंक्रीज्ड कंपटीशन यहाँ पर सही है क्योंकि लेट्स से ओनली इंडिया में इंडियन जो स्टॉक्स है वो आप देख रहे हो, तो इस पर इंडियन स्टॉक्स लेट्स से 10 ही हैं, बट जब आप इंटरकनेक्ट करते हो विद द फॉरेन मार्केट्स, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंपनीज, तो वो सारे भी यहाँ पे लिस्टेड होंगे, तो ये 10 जो है 100 बन जाएंगे, तो कंपटीशन बढ़ ही गया। राइट, सो यहाँ पर सही जवाब होगा 1 and 3 ओनली, विच इज सी। टू जैसे ही गलत हुआ ये तीनों ही एलिमिनेट होते हैं हमारे, एंड सी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर सही जवाब होगा सी। सॉरी दोस्तों, द करेक्ट आंसर इज सी बिकॉज बी ऑब्वियसली इज नॉट करेक्ट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अ रीजन फॉर हेट्रोजेनिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? हेट्रोजेनिटी का मतलब है कि एक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में दूसरे फाइनेंशियल मार्केट के कंपैरिजन में डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, तो ये डिफरेंसेस जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा हेट्रोजेनिटी होगा। एक जैसा नहीं होना, उसे हम जो है हेट्रोजेनिटी कहते हैं, डिफरेंस। तो ये डिफरेंसेस जो जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है, कौन से फैक्टर की वजह से? एग्जिस्टेंस एट डिफरेंट
लेवल्स, ठीक है। एक तो हमारा नेशनल लेवल पर ये फाइनेंशियल मार्केट है, इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट। देन देर इज फाइनेंशियल मार्केट इन द रीजन, साउथ एशिया का फाइनेंशियल मार्केट हो गया। देन ग्लोबल लेवल पर भी है। तो इस वजह से साउथ एशिया का फाइनेंशियल मार्केट और नॉर्थ अमेरिका का लेट्स से फाइनेंशियल मार्केट आर टोटली डिफरेंट, राइट। तो इस वजह से डिफरेंस उसमें आएगा बिकॉज ऑफ द पीपल, उनके प्रेफरेंसेस, उन जो प्रोडक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये जो डिफरेंट लेवल्स पे फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनके वजह से डिफरेंसेस है एंड हेट्रोजेनिटी बढ़ रही है, देन दैट इज करेक्ट। डिफरेंस इन लिक्विडिटी, हम जानते हैं कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज जिनको हम 1 ईयर से कम टाइम में सेटल कर सकते हैं, बट देर आर दीज कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि 1 ईयर से ज़्यादा समय के लिए उन्हें ट्रेड किया जा सकता है। तो इनके बीच इनमें डिफरेंसेस तो हैं ही हैं बेस्ड अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक, और उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक है इनका, हम कह सकते हैं कि जो टेन्योर का है, और इसके बेसिस पर लिक्विडिटी वेरिएशंस आ ही जाते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं सेकेंड वन इज ऑल्सो क्रिएटिंग, ये तो डिफरेंस है ही है ना, 1 ईयर से ज़्यादा या 1 ईयर से कम का है। ओके, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, लेट्स से नेशनल लेवल पर बैंक्स जो है दे आर द ओनली पार्टिसिपेंट्स इंडिया में। ओके, दे टेकिंग एन एग्जांपल। बट अगर हम ग्लोबल लेवल पे जाएंगे तो बैंक्स के साथ साथ डिपॉजिटरीज हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, ये सारे ही फाइनेंशियल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इस वजह से इवन रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, ये सभी पार्टिसिपेंट्स हैं। इन इतने पार्टिसिपेंट्स होने की वजह से डिफरेंसेस होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड सो यहाँ पर दी इज द राइट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अभी अभी पिछले जो स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़। तो एक तो डोमेस्टिक हो गया, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया का, उसके ऊपर होगा हमारा रीजनल, ठीक है। जो नेशनल मैंने कहा था उसका नाम है डोमेस्टिक, और रीजनल यानी कि साउथ एशिया का हो गया, एंड देन देर इज ग्लोबल या फिर इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये तीनों तो इंक्लूडेड है, बट वर्टिकल इंटीग्रेशन लेवल ऑफ इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, अलग तरीके का क्लासिफिकेशन है। सो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं कहेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन अलग हो गए। बट लेवल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो एक लेवल डोमेस्टिक है इंडिया में, दूसरा रीजनल साउथ एशिया में, तीसरा ग्लोबल, ऐसा इंटरनेशनल, राइट। तो बी इज द correct answer here because it is not one of the different levels. Which among the following statement is correct with respect to Asian Clearing Union? तो एशियन क्लियरिंग यूनियन जो पेमेंट्स होते हैं उनके सेटलमेंट से रिलेटेड एट अ लेवल, एट ए रीजनल लेवल, इस चीज़ को सेटल करने के लिए ये क्लियरिंग यूनिट लाया गया था। फॉर एग्जांपल इंडिया को जो है पाकिस्तान को लेट्स से 10 करोड़ रुपीस देने हैं, और पाकिस्तान भी इंडिया को जो है 5 करोड़ रुपीस देगा। अब इंडिया नेपाल को जो है 5 करोड़ रुपीस देगा, और लेट्स से पाकिस्तान और नेपाल के बीच भी 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन होना है। तो यहाँ पर इन तीनों के बीच के ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता था, और ये रीजनल लेवल पे कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो ये ट्रांजैक्शन सही समय पे सेटल नहीं हो पाते, तो उन्हें सेटल करने के लिए, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इन्होंने एक यूनियन बनाया, और इस यूनियन के थ्रू इन ट्रांजैक्शंस और इनके सेटलमेंट को जो है फास्ट करने के लिए ये हेल्प हो रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इनमें से कौन सा सही है विथ रेस्पेक्ट टू दिस एशियन क्लियरिंग यूनियन, राइट। तो इस यूनियन का काफ़ी सारे साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं वो इसके पार्ट हैं। फॉर एग्जांपल पिछले सेशन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बांग्लादेश है, भूटान है, यहाँ पर वी आल्सो हैव इंडिया, यहाँ पर है ईरान है, ओके। देन म्यांमार है, मालदीव्स है, इसके साथ नेपाल एंड पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। तो यहाँ पे 9 मेंबर्स है इसमें, राइट। तो ये सारे 9 मेंबर्स इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ पेमेंट अरेंजमेंट। जी हाँ, पेमेंट अरेंजमेंट है, क्योंकि पेमेंट से रिलेटेड ही सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। पार्टिसिपेंट सेटल पेमेंट्स फॉर इंट्रानेशनल ट्रांजैक्शंस, तो ये गलत है। इंट्रानेशनल का मतलब क्या है, इंडिया के अंदर ही सेटलमेंट जो हो रहे हैं उससे रिलेटेड, इंट्रा विद इन इंडिया। तो दिस इज इंट्रा रीजनल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन में मेनली जो है ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। द पेमेंट्स आर सेटल्ड बिटवीन सेंट्रल बैंक्स ऑन अ नेट मल्टीलेटरल बेसिस। जी हाँ, मल्टीलेटरल बेसिस पे, यानी कि 3 कंट्रीज हैं तो बाईलेटरल हो गया, इंडिया और पाकिस्तान खाली सेटल कर रहे हो। अगर ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सारे ट्रांजैक्शंस को देखकर उसका एक नेट, यानी कि नेट पाकिस्तान इंडिया को कितना देगा नेपाल के थ्रू सारी चीज़ें सेटल करके, ठीक है। तो वो चीज़ देखी जाती है।
यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इंडिया एज अ मेंबर ऑफ द यूनियन, जी हाँ, इंडिया भी इस यूनियन का मेंबर है। तो सेकंड स्टेटमेंट खाली गलत है। जैसे सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ, ये तीनों हमारे एलिमिनेट हो गए एंड सी इज द राइट आंसर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द चैनल्स थ्रू विच कंटेजियन नॉर्मली वर्क्स। ठीक है, कंटेजियन इफेक्ट जो है ये इफेक्ट होता है मार्केट के इंटरकनेक्टेडनेस के वजह से। फॉर एग्जांपल, इंडिया में जो मार्केट है इसमें अगर कोई इश्यू हो गया, लेट्स से इंडिया में जो बैंक्स है, कोई बैंक फेल हो गया, या फिर रिसेंटली हम देख रहे हैं सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो फेल हो गया, तो उस बैंक के फेलियर के वजह से इंडियन जो मार्केट है, इंडियन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर क्या असर होगा, उन पे क्या इफेक्ट होगा, तो उसे हम कंटेजियन इफेक्ट कहते हैं। ये कंटेजियन इफेक्ट दोहरा होता है, टू टाइप्स के इफेक्ट होते हैं यहाँ पर। जो वहाँ पे बैंक अगर फेल हुआ, तो अगर इंडियन बैंक ने वहाँ पर पैसे रखे हैं, इन्वेस्ट किया है, तो डायरेक्ट एक इफेक्ट होता है जिसे हम रियल चैनल कहते हैं। तो डायरेक्ट इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ बैंक फेल हो गया और इंडियन बैंक ने रेट से 100 करोड़ रुपीज़ वहाँ पर रखे हैं, तो वो 100 करोड़ रुपीज़ ये बैंक इसको वापस नहीं कर पा रहा, तो डायरेक्ट इफेक्ट हुआ, रियल चैनल ये इसे कहते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब ये इस इंडियन बैंक का जो भी स्टॉक लिस्टिंग है, उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा, और लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा इस बैंक में जो डिपॉजिट्स कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, बिकॉज इस बैंक के फेल्यूर की इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुँची, और ये भी इंफॉर्मेशन पहुँची कि इस बैंक ने ये वाले फेल्ड बैंक में अपने पैसे डाल रखे थे। तो ये इंफॉर्मेशन चैनल जो है ये सेकंड स्टेज है, राइट। तो ये दो चैनल्स, रियल चैनल विच हैज द पोटेंशियल टू डोमिनो इफेक्ट थ्रू रियल एक्सपोजर, रियल एक्सपोजर यहाँ पर 100 करोड़ रुपीज वापस नहीं आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन चैनल के थ्रू लोगों में जो कॉन्फिडेंस ड्रॉप हुआ, इससे इसके शेयर्स, इसमें इसके बिजनेस पर इफेक्ट होता है। तो दोनों ही चीजें कंटेजियन इफेक्ट के चैनल्स हैं, इस वजह से सी बोथ ऑफ देम इज करेक्ट, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने, इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द फर्स्ट लेग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ठीक है, फर्स्ट लेग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन एक्चुअली होता है मेनली जो कॉल मनी मार्केट है उसमें होता है। तो कॉल मनी मार्केट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बैंक दूसरे बैंक से ओवरनाइट यानी कि 1 डे के लिए जो पैसे लेता है, लेट्स से इस समय बैंक का सेटलमेंट के लिए 100 करोड़ रुपीस इसके पास होना चाहिए, 90 करोड़ ही इसके पास है, तो 10 करोड़ बैंक टू से जो है बैंक वन ले लेगा कि कल मैं तुझे वापस कर देता हूँ, राइट। तो दैट इज कॉल मनी। तो कॉल मनी ओवरनाइट होता है, और इमीडिएटली जो मॉनेटरी पॉलिसी से क्या डिसाइड होता है, रेपो रेट डिसाइड होता है, राइट। जो हमारी आरबीआई है वो रेपो रेट डिसाइड करती है। तो ये रेपो रेट डायरेक्टली इफेक्ट करता है कॉल मनी के रेट को। रेपो रेट होता है जहां पर आरबीआई से बैंक्स लोन ले रहे हो, तो वो इंटरेस्ट रेट वेरी जब होती है उससे ही लिंक्ड होता है कॉल मनी। और ये कॉल मनी, ये पैसे जो लेगा, 10 करोड़ अगर लिया, तो वापस से 10 करोड़ थोड़े लेगा, ये 10 करोड़ के ऊपर तुम्हें भाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेट्स से 10% इंटरेस्ट दे रहे हो तो 11 करोड़ वापस करेगा, राइट। तो ये जो 10% इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट होता है फ्रॉम द रेपो, एंड फर्स्ट जो इफेक्ट होता है वो कॉल मनी मार्केट पे होता है। तो कॉल मनी मार्केट अगर हम देखें तो दैट इज पार्ट ऑफ व्हाट, मनी मार्केट, क्रेडिट मार्केट या कैपिटल मार्केट या फॉरेक्स मार्केट। क्लियरली नाम में ही है कि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट एक रेट है। तो मनी मार्केट में सबसे पहला इफेक्ट होता है ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन या वेरिएशन, राइट। सेवेंथ क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ दीज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलिसी ट्रांसमिशन टू बैंक लेंडिंग रेट्स इन इंडिया। ठीक है, बैंक लेंडिंग रेट्स जो है, पॉलिसी जो ट्रांसमिशन होता है, पॉलिसी कौन सा, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी अब ट्रांसमिट होना है और बैंक लेंडिंग रेट्स में वेरिएशन आना चाहिए। ये चीज़ अगर होनी है तो इनमें से कौन सा फैक्टर पर ये चीज़ डिपेंडेंट है वो पूछा जा रहा है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि मॉनेटरी पॉलिसी से कॉल मनी का जो रेट है वो वेरी होता है। अब इस कॉल मनी के वेरिएशन से बैंक्स भी अपना जो लेंडिंग रेट है उसे भी वेरी करते हैं। कॉल मनी क्या है, बैंक टू बैंक लेंडिंग। अब ये लेंडिंग रेट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये लेंडिंग पीपल को, लाइक यू एंड मी, हम जाके लोन जब लेंगे तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो भी वेरी होगा बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन द रेपो रेट, राइट। तो ये जो इसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो रेपो रेट में वेरिएशन जो हो रहे हैं उन
को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं? क्वालिटी ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, जी हाँ, आरबीआई का जितना ज़्यादा जो है बोलबाला होगा उतना ज़्यादा ट्रांसमिशन होगा, उतना ज़्यादा नडजिंग होगा। बैंक्स अपने रेट्स जो है ऑब्वियसली खुद से डिसाइड करते हैं, बट इसके लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क्स दिए गए हैं आरबीआई के द्वारा, और जिस तरीके का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसके ऊपर ट्रांसमिशन डिपेंड करेगा। डेप्थ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जी हाँ, फाइनेंशियल मार्केट और ये बैंक जो है कितना लोन्स दे रहे हैं, कितने लोगों के पास कितना जो है पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, इन सभी चीज़ों पर जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करेगा। तो डेप्थ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज ऑल्सो करेक्ट। कंपटीशन इन बैंकिंग स्पेस, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को वो वेरी करेंगे, राइट। और ये रेपो रेट के बेसिस पर होगा। लेट्स से एसबीआई जो है बहुत ज़्यादा ओपीडियंट बैंक है, उसने फटाफट से रेपो रेट के बेसिस पर अपना इंटरेस्ट रेट वेरी कर दिया, तो लेट्स से इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो सभी लोग एसबीआई से लोन लेने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, दूसरा जो बैंक है देना बैंक, वो भी कम करने लगेगा, राइट। तो ये ट्रांसमिशन बैंकिंग में जो कंपटीशन बढ़ता है उसके हिसाब से भी वेरी करता है। तीनों ही चीज़ें इंक्लूडेड है। सो इट इज़ द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा गया है यहाँ पर। बॉन्ड मार्केट एंड मनी मार्केट्स मूव इन टैंडम, ठीक है। तो बॉन्ड मार्केट हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जो है फिक्स्ड जो हमारे इंटरेस्ट एज वेल एज 100 रुपीज़ का अगर बॉन्ड है 10% इस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 100 रुपीज़ आपने दिया, आपको ये कागज़ मिला, तो उसे हम बॉन्ड कह रहे हैं। तो ये बॉन्ड मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है और इसका जो यील्ड है, ये सारी चीज़ें जो वेरी करती हैं वो मनी मार्केट में जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे एक्चुअली डेट मार्केट का पार्ट होते हैं। तो डेट मार्केट आपको फिक्स्ड जो इंटरेस्ट है एंड फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से आप जब भी इन्वेस्ट करना चाहोगे आपके पास दो जो है ऑप्शंस होंगे। आप सोचोगे कि मैं या तो डेट मार्केट में इन्वेस्ट करूं जहां पर मेरा रिस्क जो है कम है, क्योंकि फिक्स्ड इनकम है, फिक्स्ड बता दिए इतना आपको मिलेगा तो उतना मिलना ही है। अब या तो आप शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है। जिस तरीके से शेयर की वैल्यू चेंज हो रही है, बाई सेल कर रहे हो, उस पर आपका जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो रिस्क है वो ज़्यादा है। ओके, तो रिस्क ज़्यादा कब लोगे, जब यहाँ पर प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिल रहा है। लेट्स से 12% इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे आपको खाली 5% हो, 7% भी हो, तब भी आप जो है लोगे, क्योंकि ये जो है रिस्क कम है। बट 12% 20% इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, देन ओनली यू विल रिस्क, राइट। तो यहाँ पर ये दो आपके ऑप्शंस होते हैं, और ये दोनों ही बॉन्ड एंड मनी मार्केट ये डेट मार्केट के से रिलेटेड है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि डेट मार्केट, पूरा डेट मार्केट एक ही साथ मूव करता है, तो दे आर इन टैंडम। बट कैपिटल मार्केट जो कि इक्विटी मार्केट की हम बात कर रहे हैं, इक्विटी यानी कि शेयर्स, एंड मनी मार्केट जो कि डेट मार्केट है, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों एक्चुअली ऑपोजिट मूव करते हैं। डेट मार्केट में जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो यहाँ पर जो इक्विटी मार्केट है इसमें आप इन्वेस्ट करना कम कर दोगे, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ये दोनों ऑपोजिटली मूव करते हैं, बट यहाँ पे क्या आता है, दे मूव इन टैंडम, तो ये गलत है, राइट। फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर इज A1 ओनली। आई होप ये चीज क्लियर है। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट ऑफ अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम। यहाँ पे पूछा गया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजीम, यानी कि अगर $1 के सामने आज के डेट में 80 रुपीज़ है, ये हम कहते हैं ये एक्सचेंज रेट है, तो ये कैसे डिसाइड हुआ, ये मार्केट के बेसिस पे डिसाइड हुआ। मार्केट फोर्सेस ने डिसाइड किया कि डॉलर की कितनी डिमांड है, रुपये की कितनी डिमांड है, उसके बेसिस पे डिसाइड हुआ। इसे हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। बट पहले ये चीज़ गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती थी कि कितना है, और उससे और उस चीज़ को जो है गोल्ड के वैल्यू से या किसी वैल्यू से कंपेयर करके रखती थी, इसे पेग करती थी विद दैट। गोल्ड का वैल्यू लेट से बढ़ रहा है तो ये जो है वेरी हो जाएगा, इस तरीके से कुछ होता था, राइट। तो उसे हम पेग्ड एक्सचेंज रेट रेजीम कहते हैं। इनिशियली था, बट ये अब नहीं है, अब फ्लोटिंग एक्सचेंज है। सो दिस इज करेक्ट। फ्री एक्सचेंज नहीं है, कोरिलेटेड नहीं है, नन ऑफ द, ये कुछ भी नहीं है। ए इज द राइट आंसर। अब 10th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग सेक्टर। मर्चेंट बैंकिंग कौन है? मर्चेंट बैंक्स ऐसे एंटिटीज़ हैं जो कि जो इंडिविजुअल्स, वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, उनको हेल्प करते हैं टू इन्वेस्ट मेनली इन इक्विटीज़, ठीक है। शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए दे हेल्प, दो उस सारे जो चीज़ें होती हैं, और फिर कई बार कई लोग जो है शेयर्स इश्यू करते हैं, उनको भी हेल्प करते हैं।
राइट। तो मर्चेंट बैंकिंग सेक्टर की ये काम है, ये किसी भी जो बैंकिंग सर्विसेज है, जो जनरल पब्लिक है, उनको कोई भी बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती टू द जनरल पब्लिक। यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस, जी हाँ, कैसे इन्वेस्ट करना, क्या करना है। सर्विसेज टू लार्ज कॉर्पोरेट्स, जी हाँ, वो किस तरीके से इन्वेस्ट करे या फिर इश्यू करे अपने शेयर्स, so ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मर्चेंट बैंकिंग सेक्टर। प्रोवाइडिंग रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज टू जनरल पब्लिक, अभी अभी हमने देखा कि रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड नहीं होते, तो दिस इज रॉन्ग। 1 एंड 2 खाली सही है यहाँ पर, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब 11 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया। इंडिया में कैसे ये सब शुरू हुआ? इट वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया व्हेन ग्रीनलेस बैंक पीएलसी रिसीव्ड लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई इन 1967। जी हाँ, ये सबसे पहला जो है मर्चेंट बैंक था इंडिया में, एस्टैब्लिश हुआ 1967 में, और ये लाइसेंस आरबीआई के द्वारा दिया गया। SBI started merchant banking services in 1972 on the recommendation of the Banking Commission। ठीक है, तो 1972 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये जो है शुरू कर दिया, तो बैंकिंग कमीशन के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर। सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। विद रिस्पेक्ट टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देख रहे हैं मर्चेंट बैंकिंग का इंडिया में, तो दोनों ही सही है, सी इज द राइट आंसर। अब 12 देखिए, मर्चेंट बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता है? मेनली यहाँ पर हमने देखा कि इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है और उनके इश्यू और बाइंग सेलिंग की बात हो रही है, तो इनके कई सारे सर्विसेज इसी से जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से इसे रेगुलेट मर्चेंट बैंक्स, कॉल दो नाम बैंक है, दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी, ओके, नॉट बाय आरबीआई और एनी अदर एंटिटी। तो मर्चेंट बैंक्स एसोसिएशन ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है, आरबीआई नहीं, सेबी, जी हाँ, दे आर सेल्फ रेगुलेटरी, नो, they are regulated by SEBI, so C is the right answer। 13th question, which of these statement is correct पूछा जा रहा है। मर्चेंट बैंक्स प्राइमरीली असिस्ट इन रेजिंग डेट एंड डेट रिलेटेड फाइनेंस, बहुत ही क्लियरली हम डिस्कस कर चुके हैं कि शेयर्स से रिलेटेड जो है ये करते हैं, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हम सॉरी ये जो है इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस जो है उसमें हेल्प करते हैं, नॉट डेट। इक्विटी क्या है? शेयर से, डेट क्या है? बॉन्ड से, राइट। जो फिक्स्ड इनकम देते हैं ये वेरिएबल इनकम होता है, और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से शेयर बाई सेल कर रहे हो, तो दिस इज नॉट करेक्ट। मर्चेंट बैंक्स मेनली अंडरटेक फंडिंग बेस्ड बिजनेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स हो गए, तो वो फंडिंग बेस्ड, म्यूचुअल फंड्स हो गए, वो फंडिंग बेस्ड बिजनेस, यानी कि बहुत सारे लोगों से पैसा लिया और फिर इसको आगे लोन में दिया, इन्वेस्ट किया, ये इसका इनका बिजनेस है। बट मर्चेंट बैंक जो है वो फी बेस्ड बिजनेस होता है इनका, ये फीस लेते हैं और फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सिंपल, बहुत सारे पैसे लेने का काम नहीं है, जो पैसे लेकर ये इन पैसों को जो है इन्वेस्ट करते हैं और फिर ये किसी एक एंटिटी से, किसी एक कॉर्पोरेट से, कॉर्पोरेट के पैसे मैनेज करते हैं, बस ये लेते नहीं है, दे जस्ट मैनेज, दे आर नॉट ट्रांसफर्ड इनटू देयर अकाउंट, उनके अकाउंट में फीस खाली ट्रांसफर होता है, तो फी बेस्ड बिजनेस है, नॉट फंडिंग बेस्ड, तो ये भी गलत है, दोनों ही गलत है, सो डी विल बी द राइट आंसर, नीदर वन नॉट टू। अब 14 देखिए, इन इंडिया हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ मर्चेंट बैंक्स आर देयर? कैटेगरी 1 2 3 4 करके 4 कैटेगरीज ऑफ मर्चेंट बैंक्स है इंडिया में, तो इस वजह से ये सारे जो है सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से, तो द करेक्ट आंसर हियर विल बी बी 4, ओके। एंड 15 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ मर्चेंट बैंकर? मर्चेंट बैंकर बनने के लिए मिनिमम कैपिटल कितना होना ज़रूरी है आपके पास? 10 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख या 10 लाख्स, ओके। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस सेशन में, एंड अगर आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दीजिए, या फिर अपने कोई भी क्वेरीज को आप आंसर करवा सकते हो हमसे बात करके इस नंबर पर, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।